मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुणपाल गांधी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक ऑलरेडी सीरीज़ स्टार्ट की है लाइब्रेरियन केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग। और पहले भी हम 4-5 वीडियोस बना चुके हैं और ये हमारी एक अगली वीडियो है, एक अगली कोशिश है, एक अगला प्रयास है आप लोगों तक ऐसे क्वेश्चंस पहुंचाने का जिन क्वेश्चंस का इंटरव्यू में आना बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉसिबल है। और ऐसे क्वेश्चंस की ही ये वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के रिगार्डिंग, उनकी अर्ली लाइफ के अर्ली करियर के रिगार्डिंग। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और रंगनाथन जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर, और कॉलम क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से वो डेवलप की गई, वो सारी बातें हम आज करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने अर्ली करियर के बारे में बात की थी एस आर रंगनाथन के, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन एंड कॉलम क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत कुछ जानने के लिए है आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, 101% पॉसिबिलिटी बनती है कि उन क्वेश्चंस को आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। तो आप तैयार रहिएगा। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इन क्वेश्चंस को मैंने इन डिटेल कोशिश की है आप लोगों तक पहुंचाने की, आप लोगों तक एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, चेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साथ साथ में वो चेन भी आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में से अगला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन और कॉलम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जब कॉलम क्लासिफिकेशन ड्राफ्ट करना शुरू किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, वो उस समय इंग्लैंड में थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनको लंदन भेजा गया था लाइब्रेरियनशिप के फॉर्मल कोर्स को करने के लिए, और वो गए थे मद्रास के अंदर। आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिस पोस्ट पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन का चयन हुआ था। और स्टार्टिंग में उनको वो पोस्ट जो है वो बोरिंग लग रही थी, तो एक डील क्रैक हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बीच कि वो लंदन जाएंगे, वहाँ से लाइब्रेरियनशिप के अंदर फॉर्मल ट्रेनिंग लेंगे, वापस आएंगे, और फिर उन्हें लगता है कि वो इस पोस्ट के ऊपर नहीं बने रहना चाहते, तो उनको उनकी जो प्रोफेसर की जॉब थी, प्रोफेसर की पोस्ट थी, मैथमेटिशियन रहे हैं ये, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की जो जॉब थी, वो जॉब इनको वापस दे दी जाएगी। तो इन्होंने जब ड्राफ्ट करना शुरू किया कॉलम क्लासिफिकेशन को, उस टाइम ये इंग्लैंड के अंदर थे। और जो पहला ड्राफ्ट इन्होंने बनाया कॉलम क्लासिफिकेशन का, वो 1924 में स्टार्ट किया था, और 1928 तक इन्होंने इसको डेवलप किया। और फर्स्ट जो एडिशन पब्लिश हुआ था कॉलम क्लासिफिकेशन का, दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1933। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कब उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू किया, उनको ये आइडिया कैसे आया कि ये इस तरीके की हम क्लासिफिकेशन स्कीम जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि कहाँ डेवलप करना शुरू किया, इंग्लैंड के अंदर। कहाँ से आइडिया आया, तो आइडिया उनको आया एक मैकेनो सेट देखा उन्होंने टॉय स्टोर के अंदर, वहाँ से उनको एक आइडिया आया। देखिए ये मैकेनो सेट क्या होता है आप लोगों को भी पता है। अभी भी मार्केट में आप जाओगे तो ब्लॉक्स मिलते हैं, उन ब्लॉक्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की शेप्स का निर्माण करते हैं, अलग अलग तरीके की शेप्स बनाते हैं। बच्चों के लिए ये मिलते हैं, बच्चे इसको यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए अलग। हाँ, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, तो मैं ब्लॉक्स लेके आया था उसके लिए। तो ब्लॉक्स जोड़ के कभी घर बना देता है बच्चा, या फिर ब्लॉक्स जोड़ के कभी टॉय बना देता है। तो इस तरीके का जो मैकेनो सेट होता है वो उन्होंने एक टॉय स्टोर के अंदर देखा, और वहाँ से उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना इस तरीके की क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जाए जो फ्रीली फैसेटेड हो, जिसके अंदर ऐसे ब्लॉक्स हों जिनका इस्तेमाल करके कोई भी क्लासिफिकेशन नंबर जो है वो बनाया जा सके। तो यहाँ से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक क्लासिफिकेशन डेवलप करने का उनको आइडिया आया। इससे पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स रही हैं वो सिस्टमैटिक नहीं थी, वो फैसेटेड नहीं थी, वो बिल्कुल एन्यूमरेटिव थी। वहाँ पे एक गिवन नंबर था, वो गिवन नंबर दे दिया जाता था किसी भी एक पर्टिकुलर टाइटल को बुक के, और वही नंबर जो है मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेशन इन्होंने आइडेंटिफाई की थी। और वही प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेशन दूर करने के लिए इनको मैकेनो सेट देखकर टॉय स्टोर के अंदर ये आइडिया आया कि क्यों ना इस तरीके की क्लासिफिकेशन बनाई जाए जिसमें डुप्लीकेशन का जो स्कोप है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो वहाँ से आइडिया लेते हुए इन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलप करना स्टार्ट किया। इट वॉज एन अर्ली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। तो ये अर्ली फैसेटेड क्लासिफिकेशन थी जो उन्होंने डेवलप करनी स्टार्ट की थी। एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको। अब एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन होती क्या है, व्हाट इज एन एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन? तो एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक एनालिटिको और एक सिंथेटिक। पहले एनालाइज करना, फिर उसको सिंथेसाइज करना, राइट? तो ए फैसेटेड क्लासिफिकेशन और एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन इज अ क्लासिफिकेशन स्कीम यूज्ड इन ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इनटू सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिस क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर। मैंने जैसे कि आपको बताया, इससे पहले सिस्टमैटिक नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, एन्यूमरेटिव थी। तो यहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की डॉक्टर एस आर रंगनाथन में। ए फैसेटेड classification uses semantic categories either general or subject specific that are combined to create the full classification entry। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है faceted classification में? semantic category यूज की जाती हैं, जनरल भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होती हैं। उनको कंबाइन करके इस तरीके का क्लासिफिकेशन नंबर बनाया जाता है जो अपने आप में यूनिक हो। डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम जो इन्होंने आइडेंटिफाई की थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का निर्माण करना चाहा, और उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द फैसेटेड क्लासिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू ऑलरेडी डिफाइंड कंसेप्ट। ऑलरेडी डिफाइंड कंसेप्ट नहीं होते, इसमें क्या होता है, आप नंबर बनाते हो। आप डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन देखिए, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन अगर आप देखें, या फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशंस देखें, तो वहाँ पे आपको एक रेडीमेड नंबर मिलता है। हर एक टाइटल का आपको एक रेडीमेड नंबर वहाँ पर मिलेगा, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको उस नंबर को खुद बनाना है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स जो उसके अंदर आपको उस क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर लिखे हुए हैं। उन रूल्स का यूज़ करके उसमें आपको आइडेंटिफाई करके कि क्या पर्सनैलिटी है, क्या मैटर है, क्या एनर्जी है, क्या स्पेस है, क्या टाइम है टाइटल के अंदर, उसका नंबर जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो फैसेटेड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ये लिमिटेड नहीं होती ऑलरेडी डिफाइंड कंसेप्ट्स के ऊपर। इसमें आप नए कंसेप्ट्स को भी ऐड कर सकते हो, नए कंसेप्ट्स को भी आप इजीली बना सकते हो, नए टाइटल्स का क्लासिफिकेशन नंबर भी आप इजीली बना सकते हो। एनी सब्जेक्ट और क्लास कैन बी एनालाइज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। देखिए कोई भी आप देखेंगे क्लासिफिकेशन नंबर
तो कोई भी टाइटल आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर पर्सनैलिटी हो सकती है, मैटर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, स्पेस हो सकता है, टाइम हो सकता है। यही 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो थी, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने आइडेंटिफाई की थी। किसी भी टाइटल के अंदर ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस, एनर्जी एंड टाइम। इन्हीं 5 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है। 8 स्टेप्स दिए थे, वो स्टेप्स मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं क्लासीफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट के टाइटल को, वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 8 स्टेप्स के अंदर क्या किया जाता है, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टाइटल को क्लासिफाई किया जाता है। सम कॉमनली यूज जनरल पर्पस फैसेट्स आर टाइम, प्लेस एंड फॉर्म। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, जो जनरल पर्पस फैसेट्स होते हैं उसमें टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, फॉर्म हो सकती है। तो कॉलम क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डेवलप की डॉक्टर एस आर रंगनाथन में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसने डेवलप की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से कब तक फर्स्ट एडिशन डेवलप किया। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कब पब्लिश हुआ, तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1933। तो फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1933। और आपसे फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन के अंदर पंक्चुएशन मार्क क्या था, क्या पंक्चुएशन यूज कर रहे थे वहाँ पर। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, उन सभी को डिनोट करने के लिए वहाँ पर सेम सिंबल यूज किया जाता था, कॉलन। वहीं से इस क्लासिफिकेशन का नाम पड़ा है कॉलन क्लासिफिकेशन। तो जो फर्स्ट एडिशन था उसमें सिर्फ एक ही सेपरेटर था इन सारी कैटेगरीज को सेपरेट करने के लिए, वो था क्या, कॉलन। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीसी फैसेट्स डिस्क्राइब पर्सनैलिटी, द मोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पीएमईएसटी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, 5 फैसेट्स होते हैं किसी भी टाइटल के अंदर, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ठीक है। एज एन एग्जांपल द सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है आप लोगों के लिए। अगर हम इस टाइटल को, टाइटल है रिसर्च इन द क्योर ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस ऑफ लंग्स बाय एक्सरे कंडक्टेड इन इंडिया इन 1950। इसको अगर हम क्लासीफाई करेंगे, इस टाइटल को, ये एक बुक का टाइटल है, इस टाइटल को अगर हम क्लासीफाई करने लगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि किस क्लास में जाएगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फंडामेंटल क्लास कौन सी है, मेन क्लास कौन सी है, मेन क्लास है एल फॉर मेडिसिन। तो ये मेडिसिन की मेन क्लास है क्योंकि मेडिसिन की बात हो रही है, क्योंकि रिसर्च किस चीज़ में हो रही है, क्योर ढूंढने में। किसका क्योर ढूंढने में, ट्यूबरोक्लोसिस का। ठीक है। वो स्टेप्स हैं 8 स्टेप्स, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन 8 स्टेप्स के अंदर कैसे क्लासीफाई किया जाता है आइडेंटिफाई करने के बाद में किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, एक बीमारी है, उस बीमारी का क्योर ढूंढा जा रहा है। क्योर ढूंढा जा रहा है मतलब उसकी मेडिसिन ढूंढी जा रही है। तो क्लास कौन सी हो गई, मेन क्लास मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर फिर आगे जाएंगे तो इसमें आपको पर्सनैलिटी देखनी है। मेडिसिन के साथ में किसका ट्यूबरोक्लोसिस होता है, किस पार्ट में, वो लंग्स के अंदर होता है, राइट। फिर बीमारी क्या है, ट्यूबरोक्लोसिस है। फिर उसका हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट, राइट, एक्सरे, फिर उसकी रिसर्च और फिर इंडिया और 1950। तो ये 5 इसमें फंडामेंटल कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं इसके अंदर। इसके अंदर पर्सनैलिटी भी है। पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी के बारे में भी एक अलग से वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, एनर्जी के बारे में भी बनानी पड़ेगी, मटेरियल के बारे में भी बनानी पड़ेगी, उसको इन डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि पर्सनैलिटी जो P2 होती है, पर्सनैलिटी सेकंड, पर्सनैलिटी फर्स्ट होती है, वो मेन क्लास के साथ लगती है बिल्कुल, उसमें कोमा सेपरेटर नहीं होता। पर्सनैलिटी 2 में कोमा सेपरेटर होता है। तो यहाँ पे 45 नंबर जो है वो लंग्स के लिए है, तो यहाँ ये पर्सनैलिटी क्या है, लंग्स है। तो यहाँ पे सेपरेटर क्या है, उसको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ किया गया क्योंकि ये पर्सनैलिटी 2 है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया गया है 421, ये मटेरियल है, मैटर क्या है, ट्यूबरोक्लोसिस। ठीक है। उसके बाद में एनर्जी के लिए यूज़ किया गया है कोलन, कोलन के बाद है 6 इज द नंबर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद फिर से क्या लगा है, आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ मैनिफेस्टेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है मटेरियल का। इसलिए मैंने आपको बताया कि मटेरियल और पर्सनैलिटी की मुझे अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है कोलन क्लासिफिकेशन, उसको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है मटेरियल का। यहाँ पर सेकंड राउंड मटेरियल का स्टार्ट हुआ, सेमीकोलन लगा, 253 इज द नंबर फॉर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे, एक्सरे क्या है, मटेरियल है, सेकंड मटेरियल है, M2 है यहाँ पर। ठीक है। M1 क्या था, 421 लंग्स, यहाँ पे मटेरियल 2 क्या है, 253 एक्सरे। उसके बाद में फिर से कोलन लगा, F लगा है, F इज फॉर रिसर्च और कोलन इज फॉर एनर्जी। तो एनर्जी क्या है इसमें, F। उसके बाद में फिर डॉट लगा है 44, 44 इज द नंबर फॉर इंडिया, इंडिया का नंबर है 44 कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर। डॉट सेपरेटर लगा है यहाँ पर, डॉट क्या है, यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, स्पेस को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद लगा है एपोस्ट्रोफ N5 डिनोट कर रहा है 1950 को। तो इस तरीके से नंबर बनाया जाता है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर। मुझे इन डिटेल पता है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है कॉलम क्लासिफिकेशन की और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की। तो मुझे ये पता है कि नंबर कैसे बनाए जाते हैं और मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, एनर्जी का मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, पर्सनैलिटी का मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, मैटर का। ठीक है। इनके राउंड्स होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, लेवल और राउंड्स वो भी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल सेपरेट वीडियो बना करके। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल अस अबाउट 5 फंडामेंटल कैटेगरीज इन कॉलम क्लासिफिकेशन। तो आप बताएंगे पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। और इनके आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। सिंबल्स क्या होंगे, पर्सनैलिटी के लिए कोमा, मटेरियल के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट और एपोस्ट्रोफ है टाइम के लिए। तो ये 5 कनेक्टिंग सिंबल्स आपको याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कॉलम क्लासिफिकेशन में इनका यूज़ कैसे किया जाता है। अब सिंपल सी बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक हमें पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि 6th एडिशन जब कॉलम क्लासिफिकेशन का आया, 6th एडिशन तक इसमें 33 मेन क्लासेस थी और 10 जनरल क्लासेस थी। लेकिन 7th एडिशन में जो है टोटल 108 मेन क्लासेस थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन के अंदर कितनी मेन क्लासेस थी, तो आप बताएंगे 33 मेन क्लासेस थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसके अंदर जनरल क्लासेस भी थी, तो आप बताएंगे यस, वहाँ पर जनरल क्लासेस भी थी। जनरल क्लासेस थी 10, जैसे Z, स्मॉल z इज फॉर जनरलिया, 2 इज फॉर लाइब्रेरी साइंस, राइट। तो क्या होता है, वो मेन जनरल क्लासेस होती हैं।
उसके बाद में 7th एडिशन के अंदर जो 7th एडिशन है एन गोपीनाथ उन्होंने बनाया था, उन्होंने डेवलप किया था। हालांकि उसके ऊपर इशू बहुत हुआ था, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन की। फिलहाल तो हम कॉलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस की बात कर रहे हैं। 7th एडिशन के अंदर 7th एडिशन किसने डेवलप किया था, ये आप ध्यान रखेंगे, एन गोपीनाथ ने। एम गोपीनाथ ने 7th एडिशन डेवलप किया था और उसके अंदर कितनी मेन क्लासेस थी, 108 मेन क्लासेस थी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मिक्स नोटेशन यूज होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस तरीके का नोटेशन यूज होता है कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर, तो आप बताएंगे मिक्स नोटेशन यूज होता है। इसमें अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, रोमन ग्रीक लेटर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नंबर डेवलप करते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन करते वक्त टाइटल का, किसी भी बुक के टाइटल का, राइट। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड फ्रॉम 1924 टू 1928, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया 1924 से 28 के बीच में ये डेवलप की गई थी और फर्स्ट पब्लिश की गई थी 1933 में, ठीक है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो कॉलन क्लासिफिकेशन का एडिशन था वो किसने पब्लिश किया, हु वाज द पब्लिशर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन, आप बताएंगे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और जैसे ही आप मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन बताएंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कब फाउंड की गई मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो कब फाउंड की गई, तो आप बताएंगे वहां पर 1928 किसके द्वारा फाउंड की गई, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हिमसेल्फ फाउंडेड मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द ईयर 1928, ठीक है। एंड ऑल फर्स्ट 5 एडिशंस वर पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, और पहले 5 एडिशंस जो हैं सारे के सारे 5 एडिशंस जो हैं वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने यहाँ पर पब्लिश किए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6th एडिशन की बात करें, 6th एडिशन पब्लिश किया था एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे ने, और 7th एडिशन जो एम गोपीनाथ ने डेवलप किया था 1987 में, वो पब्लिश किया गया था एस पब्लिकेशन के द्वारा इन 1989, ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए कि 7th एडिशन कब पब्लिश किया गया, किसने पब्लिश किया, किसने लिखा, किसने डेवलप किया और कब पब्लिश किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। 6th एडिशन और 6th रिवाइज्ड एडिशन वो भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है। 6th रिवाइज्ड एडिशन भी एशिया पब्लिशिंग हाउस ने यहाँ पर क्या किया, पब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फंड फॉर लाइब्रेरी साइंस, वो उन्होंने 1963 के अंदर फाउंड किया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, किसकी मेमोरी में, अपनी वाइफ शारदा रंगनाथन की मेमोरी में, उनके नाम से एक उन्होंने एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट किया, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्यों पूछा जा सकता है, कॉलन क्लासिफिकेशन से किस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी पब्लिशिंग राइट्स हैं अभी कॉलन क्लासिफिकेशन के वो इसी एंडोमेंट के साथ में, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के साथ। इसके अलावा किसी के पास भी कॉलन क्लासिफिकेशन को पब्लिश करने के राइट्स अभी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि करंटली कॉलन क्लासिफिकेशन को पब्लिश करने के राइट किसके पास है, राइट किसके पास है, यहाँ पर शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के पास। और जब आप ये बताओगे कि इसके पास राइट है तो ये भी पूछा जा सकता है कब फाउंड की गई, तो आपको ये भी ये पता होना चाहिए कि 1963 के अंदर ये एस्टैब्लिश किया गया, ये फाउंड किया गया बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हिमसेल्फ, किसकी याद में, अपनी वाइफ की याद में। वाइफ का नाम क्या था, शारदा रंगनाथन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करंटली पब्लिशिंग राइट ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन आर विद शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फंड फॉर लाइब्रेरी साइंस, जैसे मैंने भी आपको बताया। और रंगनाथन डाइड इन September 1972 एंड शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस गॉट द राइट टू पब्लिश कॉलन क्लासिफिकेशन इन द सेम ईयर। कब डेथ हुई थी, सितंबर 1972 में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1972 के अंदर सितंबर के अंदर डेथ हुई थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, और तब से ही ये जो पब्लिशिंग राइट है कॉलन क्लासिफिकेशन की, ये किसके पास है, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के पास, ठीक है। जो रिसर्च की गई थी कॉलन क्लासिफिकेशन डेवलप करते वक्त, जितनी भी रिसर्च की थी, जो भी रिसर्च की आउटकम थी, वो सारी की सारी एक बुक के अंदर है। 1937 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी, आई थिंक डेट, हाँ 1937 में आई थिंक ये पब्लिश हुई थी या 1934 में, यहाँ में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है मुझे, आप इसको चेक कीजिएगा प्लीज़। एकदम से मेरे ध्यान में आया कि 1937 में या फिर 1934 में आई थिंक पब्लिश हुई थी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और ये जो है इसके अंदर जो भी रिसर्च की गई थी कॉलन क्लासिफिकेशन को डेवलप करते वक्त, दैट वाज डन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, वो सारी की सारी रिसर्च इसके अंदर है, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। एडिशंस की बात करें तो 3 वर्जन में डिवाइड किया जाता है कॉलन क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट वर्जन जो है वो रिजिडली फैसेटेड एरा है, उसके अंदर फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, मैंने आपको बताया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने डेवलप किया था, पब्लिश किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। सेकंड एडिशन 1939 में आया, सेम पब्लिशर सेम डेवलपर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। थर्ड एडिशन आया 1950 में, ये भी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पब्लिश किया और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने डेवलप किया। इस वर्जन को बोला जाता है रिजिडली फैसेटेड एरा। क्यों बोला जाता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद में सेकंड वर्जन था एनालिटिको सिंथेटिक एरा। एनालिटिको सिंथेटिक एरा के अंदर क्या था, उसके अंदर 4th एडिशन आया 1952 में, 5th एडिशन आया 1957 में, 6th एडिशन आया 1960 में। अब 4th एडिशन और 5th एडिशन तक तो पब्लिशर सेम था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेकिन 6th एडिशन के अंदर पब्लिशर चेंज हो गया। पब्लिशर क्या कौन था वहाँ पर, एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे। तो ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही डेवलपर थे। और 6th रिवाइज एडिशन आया था 1963 विद फ्यू चेंजेस, फ्यू अमेंडमेंट्स, लाइक डॉट यूज़ किया जाता था पहले स्पेस और टाइम दोनों के लिए, और 1963 में जब रिवाइज किया गया तो एपोस्ट्रोफ ऐड किया गया डॉट की जगह टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या अमेंडमेंट थी, ये भी आपको पता होना चाहिए 1963 में। सारी डिटेल्स मैंने नहीं दी है क्योंकि एक और वीडियो मुझे कॉलन क्लासिफिकेशन पे बनानी पड़ेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए 1963 के अंदर एशिया पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश किया। 6th एडिशन 60 में और 6th रिवाइज्ड इन कब आया, 6th रिवाइज एडिशन 1963 में। लेकिन 6th एडिशन जो था वो एनालिटिको सिंथेटिक एरा था, वर्जन 2 में था, लेकिन 6th रिवाइज्ड एडिशन जो था वो फ्रीली फेस्टेड एरा के अंदर था। और 7th एडिशन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले गया स्लाइड में, 7th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1987 और डेवलपर थे एम गोपीनाथ, और ये भी वर्जन 3 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर हम आगे जाए वर्जन 1 की बात करें, रिजिडली फेस्टेड एरा की बात करें, तो ये क्यों था, क्योंकि इसके अंदर इस पीरियड के अंदर जो फेसेट फार्मूला था वो रिजिड था, वो प्री डिटरमाइंड था, पहले से एक फार्मूला बता दिया गया और उसी फार्मूले का यूज़ किया जाता था। तो कोलन वाज द ओनली कनेक्टिंग सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोलन जो था वो सिर्फ इकलौता कनेक्टिंग सिंबल था इस फेज के अंदर, इस वर्जन के अंदर। और किस तरीके से नंबर बनाए जाते थे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि लाइब्रेरीज इन 20th सेंचुरी, इसका नंबर अगर हमें बनाना था वहाँ पर तो 2 इज़ फॉर लाइब्रेरी साइंस, 2 मेन क्लास है, लाइब्रेरी साइंस 2,
ठीक है। उसके आगे देखिए कितने कॉलम लगे हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद लगा है एन। 20th सेंचुरी का नंबर है एन, और उस लाइब्रेरी साइंस का नंबर है 2, तो 2 के बाद 4 बार कॉलम लगाया। क्यों लगाया? पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, चारों के कनेक्टिंग सिंबल छोड़ दिए बीच में, 4 कॉलम लगा दिए, और उसके बाद में लगा दिया एन। एन इज फॉर टाइम। एन किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है। तो 4 कनेक्टिंग सिंबल लगा दिए यहाँ पर। इस तरीके से जितनी भी फंडामेंटल कैटेगरीज थी पांचों के लिए क्या किया जाता था? सेम कोलन का इस्तेमाल किया जाता था इस एरा के अंदर। इसलिए ये रिजिड फॉर्मूला था। अगर मान लो कोई पर्सनैलिटी के अंदर नहीं है, मैटर के अंदर नहीं है, तो भी उसका साइन वहाँ लगाया जाता था, वहाँ पे सीधा सीधा कोलन लगाया ही जाता था। चाहे पर्सनैलिटी का वहाँ पर फंडामेंटल कैटेगरी टाइटल के अंदर पर्सनैलिटी है या नहीं है, कोलन लगाया जाएगा। मैटर है या नहीं है, कोलन लगाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 20th सेंचुरी नहीं होता तो भी क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन लगा के छोड़ते। तो इस तरीके से नंबर बनाया जाता था, ठीक है। द फर्स्ट 3 कॉलम्स इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ मैटर, एनर्जी एंड स्पेस फैसेट। द लास्ट कॉलम इज द कनेक्टिंग सिंबल फॉर द टाइम फैसेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 4 यहाँ पर लगे हुए हैं कॉलम, और इस तरीके से नंबर बनाया जाता था। जो कि अगर एक कॉलम भी यहाँ से मिस हो जाए, आप सोचिए इसमें से एक कॉलम भी हट जाए, तो ये डॉक्यूमेंट कहीं और जाने की जगह कहीं और रखा जाएगा, ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ से जो यूज़र है इसको कभी भी रिट्रीव नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसी प्रॉब्लम की वजह से ये रिजिडली फैसेटेड एरा था, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत थी, जो सुधार उन्होंने आगे किए, और इसी को उन्होंने एनालिटिको सिंथेटिक तक कन्वर्ट किया वर्जन 3 के अंदर, ठीक है। एंड इनएडवर्टेंट एक्स्ट्रा कॉलन कुड लैंड द बुक इन एन एलियन प्लेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, वर्जन 2 की बात करें तो 1950 से 1963 एनालिटिको सिंथेटिक एरा रहा। इसके अंदर 4th एडिशन जो आया, 4th एडिशन से लेकर के और 6th एडिशन तक जितने भी एडिशन थे, 4th, 5th एंड 6th, वो सारे आते हैं एनालिटिको सिंथेटिक एरा के अंदर। क्यों आते हैं? क्योंकि 4th एडिशन जो था वो एक माइलस्टोन था। उसके अंदर जो फंडामेंटल कैटेगरीज थी, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर विद पोस्टुलेशन किया उसका, और द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज का। ईच कैटेगरी वाज इंडिकेटेड बाय डिस्टिंक्ट कनेक्टिंग सिंबल। सभी के लिए अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल दिए उन्होंने। लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पर्सनैलिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, और लेकिन स्पेस और टाइम दोनों के लिए क्या यूज़ होता था? डॉट यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कनेक्टिंग सिंबल दिए। उसके बाद में क्या हुआ? द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी कैटेगरी वाज सेल्फ और ऑटोमेटिकली इंडिकेटेड। वो खुद ही पता लग जाता था कनेक्टिंग सिंबल देखते ही कि भैया ये प्रेजेंट है या नहीं है टाइटल के अंदर, क्लासिफिकेशन नंबर को देखते ही, राइट। जैसे कि अगर हम पिछले एग्जांपल को ले, लाइब्रेरीज इन 20th सेंचुरी, इसका क्लास नंबर अगर हम बनाएं 4th एडिशन के अकॉर्डिंग, तो बनेगा 2 एपोस्ट्रॉफ एन। एपोस्ट्रॉफ इज फॉर टाइम। तो यहाँ पे बाकी की फंडामेंटल कैटेगरीज नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसलिए उनके कनेक्टिंग सिंबल नहीं लगाए गए, तो जो है उसका ही कनेक्टिंग सिंबल लगाया गया है यहाँ पर। तो ईजिली क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी फंडामेंटल कैटेगरी है और कौन सी फंडामेंटल कैटेगरी नहीं है, ठीक है। हालांकि एपोस्ट्रॉफ गलत लगाया हुआ है यहाँ पर। 4th एडिशन के अंदर, 5th एडिशन के अंदर और 6th एडिशन के अंदर एपोस्ट्रॉफ नहीं होता था, वहाँ पर डॉट का इस्तेमाल किया जाता था। 6th रिवाइज्ड एडिशन से यहाँ पर टाइम में डॉट की जगह एपोस्ट्रॉफ का यूज़ किया जाने लगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि कितना ईजी हो गया ये सिंबल्स अलग अलग करने के बाद आइडेंटिफाई करना फंडामेंटल कैटेगरीज को, ठीक है। इसकी वजह से सिंप्लिसिटी आई, ब्रेविटी आई नोटेशन में, ठीक है, और जो रिजिडिटी थी वो खत्म हुई। उसके बाद में एरा आता है वर्जन 3, फ्रीली फेस्टेड एरा। हाँ, थोड़ी ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत कुछ है कोलन क्लासिफिकेशन में बताने के लिए, ठीक है। ये पीरियड जो था बहुत क्लोज स्टडी की इसमें प्रॉपर्टी की एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। जो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एक ट्री है, आप देखेंगे अगर प्रोलीगोमेनेटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन खोलेंगे, SR रंगनाथन ने जो डेवलप की है उसके अंदर आप देखेंगे एक ट्री बनाया गया है, सब्जेक्ट ट्री। वो बनाया गया है, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं और पुराने सब्जेक्ट्स में से निकलते रहते हैं। वो एक ट्री फॉर्मेशन में वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। द मैटर कैटेगरी वाज स्प्लिट इनटू 3 सब कैटेगरीज, मैटर प्रॉपर्टी, मैटर मेथड एंड मैटर मटेरियल। ये मैंने आपको बताया था, बहुत डीप है, मैं इसको आपको इन डिटेल बताऊंगा। आप ये समझिए कि मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। मैंने आपको मैनिफेस्टेशन दिखाई है पीछे, 2 बार सेमीकोलन लगा हुआ दिखाया है मैंने आपको। सेकंड राउंड ऑफ मैनिफेस्टेशन में क्या हुआ था? सेकंड राउंड ऑफ मैनिफेस्टेशन में सेमीकोलन और कोलन 2 बार मैंने दिखाया है पीछे आपको पिछली स्लाइड्स में एक नंबर बनाया था जब मेडिसिन से रिलेटेड, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, वहाँ पर। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया मैटर को, प्रॉपर्टी मैटर, मेथड और मटेरियल मैटर, ठीक है। उसमें क्या हुआ, इन्होंने डिस्कवर किए नए कॉमन आइसोलेट्स, concept of speciator to further differentiate the facets into species and the development of highly hospitable sector notation and devices for improvising class numbers made CC more flexible। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया CC को, कॉलम क्लासिफिकेशन को, क्योंकि इसको यूज़ करके, इसको एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके, इसलिए इसको एनालिटिकल सिंथेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फ्रीली फेस्टेड एरा बोलते हैं, कि आप एनालाइज कर सकते हो खुद, उसको एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके खुद एक यूनिक नंबर बना सकते हो। वो यूनिक नंबर जिस टाइटल का आप बनाओगे वैसा नंबर किसी दूसरे टाइटल का नहीं बन सकता। लेकिन डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम दूसरी जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उनमें है, वही डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉलम क्लासिफिकेशन डेवलप की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रंगनाथन थे उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया, और 6 रिवाइज्ड एडिशन के अंदर उन्होंने स्पेस में डॉट की जगह एपोस्ट्रोफ का यूज़ किया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कई बार बताया, ठीक है। तो इस सिस्टम को, इस वर्जन को हम कहते हैं लेटेस्ट वर्जन, फ्रीली फेस्टेड वर्जन, या फिर एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। और इस एरा को बोलते हैं फ्रीली फेस्टेड एरा, जो 1963 से 1987 तक रहा। क्यों? क्योंकि 1963 के अंदर रिवाइज्ड एडिशन आया था, 6th रिवाइज्ड एडिशन, और 1987 के अंदर आपका 7th एडिशन आया था, ठीक है। 3 प्लेन्स ऑफ वर्क हैं इसके अंदर, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। उसके बारे में मैं इन डिटेल बताऊंगा आपको, बहुत लंबा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1950 के अंदर जब इसको डिज़ाइन करते हुए ना फेजेस जो बनाए थे, वो 3 फेजेस में डिवाइड किया इन्होंने, जो भी अपनी रिसर्च थी उसको। आइडिया प्लेन के अंदर हम सोचते हैं, वर्बल प्लेन के अंदर उसको हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं, और
लास्ट में नोटेशनल प्लेन के अंदर हम करेक्टिंग सिंबल लगा करके, मैंने बताया था आपको कि 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से एक नंबर डेवलप किया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपसे प्लेन्स पूछ लें 3 प्लेन्स ऑफ वर्क क्या है कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। इसके रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर बेस्ड है ये, जो 3 नोटेशनल प्लेन 3 प्लेन्स हैं यहाँ पर, 3 प्लेन्स ऑफ वर्क, ठीक है। और द वर्क इन ईच प्लेन इज एग्जीक्यूटेड बाय टोटल ऑफ 55 कैनन्स, 22 प्रिंसिपल्स एंड 13 पोस्टुलेट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर 55 कैनन्स, 22 प्रिंसिपल्स और 13 पोस्टुलेट्स। इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं, रोली गवर्नमेंट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखी है, उसमें जाइए पढ़िए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। इनके बारे में भी, कैनन्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, पोस्टुलेट्स के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा जल्दी ही आप लोगों के लिए। इन एडिशन देयर आर 10 डिवाइसेस टू इम्प्रोवाइज नोटेशंस फॉर नॉन एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स और टर्म्स इन द शेड्यूल। मैंने बताया आपको, अलग से एक वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे हम, बहुत वाइड टॉपिक है। नोटेशन की बात करें, CC 7 के अंदर 74 सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वो इस तरीके से हैं। रोमन कैपिटल्स हैं 26 A to Z, डेल्टा है ग्रीक डेल्टा एक, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स हैं यूज डेसिमली 0 to 9 ये 10 हैं, रोमन लोअर केसेस हैं I L और O, इसको एक्सक्लूड करके, ये एक्सक्लूडेड लिखा है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड होगा, एक्सक्लूड करना है इन तीनों को, ये 23 हो गए। और इंडिकेटर सिंबल्स विद एंटीरियराइजिंग वैल्यू, ये 3 सिंबल्स यूज होते हैं। और ऑर्डिनरी इंडिकेटर सिंबल्स हैं ये 11 सिंबल्स यूज होते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये 74 सिंबल्स हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने सिंबल्स यूज होते हैं, तो आप बताएंगे कि 74 सिंबल्स यूज होते हैं, जिसमें से 60 सिमेंटिक है और 14 इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद में फैसेट्स मैंने आपको बताया, PMEST 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, इनके कनेक्टिंग सिंबल्स, पर्सनैलिटी का कोमा, मटेरियल का सेमीकोलन, एनर्जी का कॉलन, स्पेस का डॉट एंड टाइम का एपोस्ट्रोफ। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत कुछ है। कॉलम क्लासिफिकेशन एक बहुत वाइड एरिया है, उसको आप कवर कर लोगे तो आप ये लगा लो कि आप क्लासिफिकेशन के मास्टर बन सकते हो। तो क्लासिफिकेशन जो है उसको करते वक्त, क्लासिफिकेशन स्कीम को करते वक्त एक एक स्कीम को इन डिटेल करना पड़ता है। और कॉलम क्लासिफिकेशन जो है वो एक साइंटिफिक स्कीम है, बिल्कुल एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है, उसको करते वक्त उसके अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको। साथ में CCC भी हमने करना है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, कि किस तरीके से जो कॉलम क्लासिफिकेशन है उसका नंबर 8 स्टेप्स में डेवलप किया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी एडिड एंट्रीज बनाई जाती हैं। और 4 तरीके की एडिड एंट्रीज होती हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज क्या है ना, क्लास इंडेक्स एंट्रीज क्या है, बुक इंडेक्स एंट्रीज क्या है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर info@tpg@gmail.com। बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत वाइड एरिया है। लाइब्रेरी साइंस कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत कुछ जानने के लिए है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हो। मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूँ, कुछ मैं लगातार सीखने की कोशिश करता हूँ। कुछ हमारे प्रोफेसर्स इतने अच्छे रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए, जो आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे और साथ ही साथ जो आप एग्जाम देते हो, रिटन एग्जाम, उसके अंदर भी काम आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।